लिखना शुरू करो सब लोग। आज करेंगे कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8। इसका नाम है बेटा कंसेप्ट नंबर 8, बाइफर्केशन ऑफ इश्यू अमाउंट into equity share capital and reserve and surplus. Bifurcation of issue amount into equity share capital and reserve and surplus. लिखिए, when equity share are issued at premium then premium amount shall be transferred to reserve and surplus account. For example, लिखेंगे इश्यू अमाउंट अगर ये 2 लाख है, इश्यू प्राइस ऑफ इक्विटी 133.33 है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर ये ₹100 ईच है, और लिखा है कैलकुलेट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट तो हम लोग ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा इश्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यूड प्राइस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में हम पैसे इस तरीके से बाइफर्केट करेंगे। 1500 शेयर, 100 रुपए का एक, तो 1,50,000 जाएगा इक्विटी शेयर में,
और बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, चलो अब स्क्रीन पे देखो। अभी बेटा एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम में आ रखा है। उसमें क्या है, इक्विटी का अमाउंट दिया है, उसको बांटना है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कैसे बांटोगे, देखो मैंने क्या बताया आपको। अगर क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी का अमाउंट है 2 लाख और शेयर इशू किया गया है 133.33 पे, तो जितने का अमाउंट है उसको इशू प्राइस से डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा वो शेयर हो जाएगा। फिर जो फेस वैल्यू है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगी और जो प्रीमियम अमाउंट है वो कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। अकाउंट्स में भी यही होता है ना, प्रीमियम अमाउंट कहां ले जाते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, अच्छा अगला लिखिए कंसेप्ट नंबर 9, डेट रेशियो। कंसेप्ट नंबर 9, डेट रेशियो। कल वाली क्लास में किया भी था। डेट रेशियो होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इसी के नीचे लिखिएगा इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कभी भी क्वेश्चन में आए डेट रेशियो निकालो, तो डेट रेशियो का मतलब हुआ डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, और इक्विटी का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा लिखिए, तीसरा मतलब अगला कंसेप्ट, लिखिए कंसेप्ट नंबर 10, परसेंटेज चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट। परसेंटेज चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट। लिखिए परसेंटेज चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट इक्वल्स टू न्यू या री इशू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट माइनस एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट। For example, existing इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए है 20 लाख की,
रिवाइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 21,50,000 की और हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट तो ये ऐसे ही निकलेगा, रिवाइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल इंटू 100। लिख लो, एक ही बात है। वो आएगा डेसिमल में, डेसिमल भी तो वही होता है ना। तो रिवाइज्ड हो गया 21,50,000, पहले था 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, कितना है? 7.5। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो अब ये चीज देख लो बेटा, क्या लिखा? एग्जिस्टिंग इक्विटी हो थी 20 लाख की, हो गई 21,50 की। तो बताओ चेंज कितने का आया? 1,50,000 का। अगर हम जानना चाहें ये चेंज पुरानी कैपिटल का कितने परसेंट है, तो आप ऐसे ही तो करोगे ना, चेंज डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल इनटू 100। तो चेंज कैसे आएगा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग और इनटू 100। तो यहां से हम लोग निकाल लिया परसेंटेज चेंज। तो आज 3 चीजें पढ़ा हम लोगों ने। पहला, इक्विटी का बाइफर्केशन कैसे करोगे, फिर हम लोगों ने पढ़ा डेट रेशियो, और तीसरा पढ़ा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब मेरी तरफ देखो बेटा, ध्यान से बात सुनिएगा। देखो ऐसा है बेटा, अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ाई करी है एफएम में, अभी तक जितनी पढ़ाई हम लोगों ने करी है एफएम में, लगभग लगभग सब कुछ इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, सब कुछ इसमें पूछ लिया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैं करवाने चल रहा हूं, तो इत्मीनान से करना है। देखो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, क्या है, लेवरेजेस भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है इसमें। तो टाइम लगेगा रिवीजन के लिए। बढ़िया, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन मिल जाए तो पूरा चैप्टर ही हो जाए। ठीक है, तो करो, हो सकता है यही करते करते क्लास भी खत्म हो जाए, लेकिन अब है आप लोग के मैट में है, तो जैसे है वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, 2 आंसर बताऊंगा। देखो बेटा, आप लोग के स्टडी मैट में सॉल्व है, थोड़ा सा गलत लगाया है, लेकिन बताऊंगा मैं भी वैसे, फिर सही क्या होगा वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग एग्जाम में आएगा तो वही गलत वाला ही करके आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट से कौन उलझे। समझ आया ना? जरा बताओ आप ही लोग कौन सी अप्रोच ज्यादा लगाते हो, डिविडेंड प्राइस या डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, अगर डेटा है तो? और इन्होंने डिविडेंड प्राइस से सवाल लगा रखा है, जबकि ग्रोथ रेट का कंटेंट है इसमें। तो एक तो गड़बड़ यहां करी है। ऐसे 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी। ठीक है, चलो अब पढ़ने जा रहा हूं। पढ़ेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। हर चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो एग्जाम टाइम पे एक सवाल लगाओ, पूरा चैप्टर रिवाइज। ठीक है, चलो अब एकदम ध्यान से पढ़िए। अभी देखो इतनी सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने यहां हेडिंग डाल दिया था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, लेवरेजेस भी है, ईपीएस भी निकालना है, सब है इसी में। चलो अब पढ़ने जा रहा हूं, देखिएगा।
और स्टडी मैट का क्वेश्चन है तो एकदम इत्मीनान से एग्जाम में आ भी सकता है। पढ़िए। द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ सन लिमिटेड कॉन्फ्रंटेड द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव फॉर फाइनेंसिंग प्लान फॉर रेजिंग 10 लाख। कह रहे हैं बेटा सन लिमिटेड का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको 10 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए वो 2 ऑल्टरनेटिव बता रहा है। ठीक है, तो तुरंत लिखना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वर्किंग नोट 1। इसमें हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल प्लान के बारे में। तो इनको फंडिंग चाहिए 10 लाख की, उसके लिए इनके पास 2 प्लान हैं। क्या क्या देखो, ऑल्टरनेटिव 1 और 2। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव 1 और ये वाला हो गया ऑल्टरनेटिव 2। पढ़ो बेटा क्या क्या है। इशू 80% ऑफ द फंड विद 14% डिवेंचर। जरा बताओ कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। 10 लाख का 80% कितना हुआ? 8 लाख। तो 8 लाख का डिवेंचर इशू करेगा, 100 रुपए की फेस वैल्यू है। तो हम ऐसे लिखेंगे 14% डिवेंचर, ये हो गया 8 लाख का, क्योंकि टोटल चाहिए 10 लाख। और इसकी फेस वैल्यू दी है 100 रुपए। फेस वैल्यू 100 रुपए की दी है। आगे देखिए नेक्स्ट। एट पार रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, इसको रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। तो ये लाइन कब काम आएगी? जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। याद करो डिवेंचर की कॉस्ट कैसे निकलती थी? रिडीमेबल इररिडीमेबल। तो ये वाला रिडीमेबल है, अभी एक और मिलेगा वो इररिडीमेबल होगा। मतलब सारी नॉलेज चेक हो गई है इसमें। आगे पढ़ो। आफ्टर 10 ईयर बैलेंस बाई इक्विटी शेयर एट 33.33% प्रीमियम। कह रहे हैं बाकी पैसा इक्विटी से। अच्छा, तो 10 ही लाख चाहिए था, तो 2 लाख बचा। ये पैसा लेके आएंगे इक्विटी शेयर से, ये लेके आएंगे इक्विटी शेयर से। अभी ये बाकी कैलकुलेशन अभी मैं देखता हूं। चलो आगे पढ़ो नेक्स्ट। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है? रेज 10% ऑफ द फंड्स रिक्वायरिंग बाई 8% इररिडीमेबल डिवेंचर। 10% पैसा लाएंगे इररिडीमेबल डिवेंचर से। तो टोटल चाहिए 10 लाख। तो ये 8% इररिडीमेबल डिवेंचर से पैसे लेके आ रहे हैं 1 लाख। देख भी लो आप लोग, यहां लिखा है बेटा 8% इररिडीमेबल डिवेंचर से 10%। 10 लाख का 10% 1 लाख, बाकी बचा 9 लाख। 9 लाख का ला रहे हैं इक्विटी। 9 लाख का ये लोग इक्विटी शेयर लेके आ रहे हैं। चेक कर लीजिए, इसमें लिखा है एंड द बैलेंस बाई इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है, हो गया। तो हमने ये एक चीज निकाल लिया। डन। अब मेरी तरफ देखो, ये बताओ बेटा, इसमें इनको ईपीएस निकालना है हम लोग को। अब ये बताओ, जब ईपीएस निकालोगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तभी तो आता है। तो बेटर होगा निकाल ले नंबर ऑफ शेयर भी। अब ये भी सिखाया ना, इश्यू प्राइस से डिवाइड करोगे। पहले में इश्यू प्राइस क्या है? यहां देखो 33% प्रीमियम। तो परसेंट का मतलब हो गया 100 का इक्विटी होगा तो ये 133.3333, और ये वाला लिखा है 125। तो इसी के नीचे निकाल लो नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
2 लाख यहां इक्विटी से ला रहे हैं और 100 प्लस 33.3333 में यहां 9 लाख इक्विटी से लेके आ रहे हैं और 125 रुपए कितना था? 125 सेकंड ऑल्टरनेटिव में है ना, ये देख लो 125 का है। अब डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने शेयर्स हैं। तो ये आ गया 1500 और दूसरा वाला आ जाएगा 7200। ठीक है, तो ये हो गया। बोलो ये समझ में आया? तो 1500 शेयर पहले चॉइस में और दूसरे वाले में 7200 शेयर ये लोग इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये हमारा एक वर्किंग नोट हो गया। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट वर्किंग नोट। हाँ, नहीं बेटा, ये लिखा है ना करेंट मार्केट प्राइस 125। हाँ, अरे वो डिवेंचर का 100 रुपए है ना। ये वाला तो ये तो पढ़ा है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि प्राइस कितना लोगे। हाँ, ये 100 हमने एज्यूम किया है। उसने क्या लिखा है इधर देखो फिर से, ये क्या लिखा है 33:1/3% प्रीमियम। तो इसका मतलब फेस वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ेगी ना। तो मैंने आप लोग को समझाया था जब ये इस तरह परसेंट में, तो आप 100 इसको लेंगे, एज्यूम करेंगे। तो वहीं से इक्विटी वाला चैप्टर दिखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, उसमें लिखवाया है सब। हाँ, डबल डिजिट सिंगल डिजिट सब उसमें लिखा था हम लोगों ने। तो वहां से ये हो गया। ये देखो इधर कंसेप्ट नंबर 37 में लिखवाया था। अगर ये लेकर रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फेस वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। सिंगल डिजिट में है तो 10 रुपए, डबल में हो तो 100 रुपए, ट्रिपल में हो तो 1000 रुपए, इस हिसाब से एज्यूम करना है। तो परसेंट उसने लिया है। और अगला 125 रुपए का है, तो इसका मतलब ये हमने एज्यूम किया। अज्यूम्ड। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 और इसमें निकालेंगे बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इन बोथ ऑल्टरनेटिव। दोनों ऑल्टरनेटिव में कितनी कैपिटल लगी है, ठीक है। चलो अब ये देखो जरा। तो यहां लिखा ऑल्टरनेटिव 1, ये हो गया ऑल्टरनेटिव 2।
ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। जितना बड़ा क्वेश्चन बेटा उतने बढ़िया मार्क्स आने के चांसेस। इनको अटेम्प्ट करो। चलो देखो जरा स्क्रीन पे क्या लिखा है, पढ़िए। देखो बेटा अब क्या है, देखो एक तो तुम लोग के इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, दूसरा देखो अब यहां से अपने पास ये दोनों ऑल्टरनेटिव उसने बता दिया ना। अब 2 मिनट सोचो जरा, हम लोग को निकालना क्या क्या है। यहां लिखा है सजेस्ट विद रीजन विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस। किसके किसके बेसिस पे? तो ईपीएस कैसे आता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर वैसे चलते चले जाएंगे तो आखिरी में ईपीएस आएगा। तो उसके लिए कैपिटल पता होनी चाहिए ना अपने लोग को। कैपिटल मतलब भाई ये तो इनको 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख का हिसाब किताब यहां से बन रहा है। इनके पास इनका बिजनेस पहले से भी चल रहा है, उसमें ये सब है इनके पास, बैलेंस शीट दी है ना, तो इसका मतलब पहले से भी बिजनेस चल रहा है। अच्छा और देखो दोबारा से, तो एक ईपीएस चाहिए। एमपीएस कैसे आता था मुझे याद दिलाओ? ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो पी रेशियो भी आ गया, रिवाइज हो गया। अब ये देखो यहां फाइनेंशियल लेवरेज, और ये अब यहां लेवरेज चैप्टर आ गया, यहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर आ गया, यहां ये वाला चैप्टर है। ये इनकी डिमांड है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं कि इनकी कैपिटल पता चल जाए। ये तो पढ़ लिया, 2 लाइन इसको लिख लिया। अब आगे आइए देखिए, यहां पे लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में स्क्रीन पे देखो जरा मेरे साथ साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा ये देखो यहां नीचे लिखा है। अब ये वाली लाइन जरा पढ़ना, करेंटली फर्म हैज अर्निंग पर शेयर 21 रुपए। तो इसका अभी कोई मतलब नहीं है, करेंगे क्या इसका भी। अब ये लिखा है द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्म ईबीआईटी बाई 2 लाख एनुअली। क्या कह रहे हैं बेटा? 10 लाख अगर और अपने व्यापार में लगा दिया तो इनका ईबीआईटी 2 लाख से बढ़ जाएगा। फिर फंसा दिया इसने। तो जब पुराना निकालेंगे उसमें 2 लाख जोड़ेंगे तब ना नया वाला आएगा। समझ आया? तो अब ये भी दिमाग में रखना, वी हैव टू कैलकुलेट ओल्ड ईबीआईटी। अब थोड़ा सा तुम लोग को याद दिलाऊं, अभी तक हम लोगों ने 1-2 बार निकाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, आ जाता है। तो पूरा चैप्टर देखो इसमें रिवाइज हो जा रहा है। अच्छा आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ठीक है, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे, फिलहाल तो अभी इसका कोई जरूरत है नहीं, अभी हम कैपिटल के पीछे चल रहे हैं। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, द फर्म्स कंडेंस्ड बैलेंस शीट फॉर द करेंट ईयर इज गिवन बिलो। बेटा ये कंडेंस्ड बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट किस डेट पे बनती है? किसके लिए? पब्लिक के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने लिए हर 3 महीने पे बनवाते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आए? जो क्वार्टरली रिपोर्ट बनती है, इसे उसी के आधार पे क्वार्टरली ऑडिट कराते हैं, तो ये है कंडेंस्ड। आगे बढ़ो। खैर हम लोग को कोई फर्क पड़ता नहीं, करेंगे तब भी वैसे ही। और अब ये देखो क्या किया है, पहले इसने करंट लायबिलिटी पहले लिखी जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, अब यहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो हम लोग उल्टा चलेंगे। देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये देखो इनके पास इक्विटी शेयर पहले से 20 लाख का है बेटा, ठीक है। तो ये बताओ ये 20 लाख कहां लिखा जाएगा? पहले ऑल्टरनेटिव में, दूसरे में, या दोनों में? दोनों में। लिखो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स एट ₹100 ईच, 20 लाख, 20 लाख। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ये बेटा हुआ। अच्छा अब इसके बाद क्योंकि हमने इक्विटी लिखा है तो यही देख लो, ये तो पुराना था। नया इक्विटी ऑल्टरनेटिव 1 में 2 लाख का आएगा और दूसरे में 90,000 9 लाख का जाएगा, तो उसी के नीचे लिख लो न्यू इक्विटी। न्यू इक्विटी पहले में कितना है बेटा? न्यू इक्विटी 2 लाख, ठीक है।
और दूसरे में ठीक है। अब इधर देखो, मैं समझाता हूं, सामने देखो, देखो बेटा, अब असल में है क्या, वही होगा। इधर देखो, ये जो इक्विटी हम लोगों ने निकाला, सब बच्चे सामने देखो, ये यहां से देखो, मैं क्वेश्चन पूरा एक बार पढ़वा देता हूं फिर से। ये देखो क्या लिखा है, द फाइनेंशियल एडवाइजर, ये ऑल्टरनेटिव देखो, इशू 80% फंड विद डिवेंचर, बैलेंस बाय इक्विटी शेयर, बैलेंस बाय इक्विटी शेयर। तो ये बताओ, हमने निकाला था ना, पहले प्लान में 1500 शेयर इशू कर रहे हो, दूसरे में कितना कर रहे हो ना, तो 1500 इंटू 100, पहले में इक्विटी कितने का हुआ और दूसरे में कितने का हुआ, 7,20,000। यही तो हुआ ना। चलो, तो लिखिए, यहां हो गए 1500 शेयर एट ₹100, 7200 शेयर एट ₹100, आगे बेटा लिखिए, एग्जिस्टिंग रिजर्व, एग्जिस्टिंग रिजर्व, स्क्रीन पे देखो, बैलेंस शीट, इनके पास 10 लाख का रिजर्व अभी है, न्यू रिजर्व पहले प्लान में 2 लाख का इक्विटी इशू किया था, उसमें से 150 की इक्विटी शेयर कैपिटल निकल गई, तो जो बच गया वो रिजर्व हुआ। दूसरे में 9 लाख का इशू किया था और 720 माइनस हो गया, तो ये बचा 180। फिर आगे देखो, नेक्स्ट इक्विटी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। 10% इनके पास लॉन्ग टर्म लोन था 15 लाख का, 10% लॉन्ग टर्म लोन, ₹15 लाख, और ये देखो अभी ऊपर लिखे हो 8 लाख का लोन यहां पे ले रहे हैं डिवेंचर, पहले ऑल्टरनेटिव में, और दूसरे में 1 लाख का। तो लिखिए इसे के नीचे 14% डिवेंचर, 8 लाख का प्लान 1 में, और 8% इररिडीमेबल डिवेंचर, ₹1 लाख का प्लान 2 में। तो ये तो इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है।
अब इसका जो टोटल आएगा 55 लाख, 55 लाख। ये इनका कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, अब देखो दो चीज निकाल ली हम लोगों ने, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर भी हो गया। अब बेटा निकालना तो ईपीएस है, लेकिन उसके लिए क्या निकालना होगा, ईबीआईटी। तो आप निकालेंगे एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। नीचे आओ वर्किंग नोट नंबर 3 पे। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। अच्छा, अब ये मैं निकलवाता हूं बेटा, यहां से देख लो। अगर ईबीआईटी में से माइनस करते हो इंटरेस्ट तो आ जाता है ईबीटी। यहां से माइनस कर देते हैं टैक्स तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो इसी को हम बोल सकते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। इसी को जब हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाता है अर्निंग पर शेयर। जब इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो आ जाता है अर्निंग पर शेयर। बोलो यहां तक ठीक है। अब 2 मिनट सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, लिखना बंद करो। ये देखो जरा, ये देखो लिखा है, इनका अभी ईपीएस 21 रुपए का है। तो बेटा मैं उल्टा अगर चलूं तो यहां मैं 21 लिख सकता हूं, मुझे रिवर्स वर्किंग करनी है, तब ये ईबीआईटी मिलेगा। समझ आए? फिर देखो दोबारा से बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में लिखा है इनका 100 रुपए का एक शेयर है, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो इनके पास 20,000 शेयर हैं। 20,000 शेयर को जब मैं 21 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी 4,20,000। 4,20,000। स्क्रीन पे देखना जरा, क्वेश्चन में दिया है बेटा, ये देखो 25% का इनका टैक्स रेट है। तो मुझे बताओ 25% टैक्स रेट है, तो ये जो बचा है ये 75% होगा ना। इसको ग्रॉसअप करके 100 करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना, 5,60,000। ये आ गया ईबीटी। और ये देखो 25% कितना आएगा, 140। ये हो गया ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे देखिए बेटा, इनकी बैलेंस शीट देखो तो इनके पास 15 लाख का लोन है 10% पे, तो इसका ब्याज कितना गया होगा, 1,50,000। तो जहां इंटरेस्ट लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं 15 लाख का 10%, 1,50,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा सबका सम, दैट इज योर ईबीआईटी 7 लाख। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आ गया। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है रिवाइज्ड ईबीआईटी बराबर एग्जिस्टिंग ईबीआईटी प्लस एग्जिस्टिंग ईबीआईटी प्लस 2 लाख। तो एग्जिस्टिंग निकाल लिया हम लोगों ने 7,10,000 और इसमें ऐड कर दो 2 लाख, तो ये आ जाएगा 9,10,000। $9,10,000 कैपिटल निकल गई।
ईबीआईटी निकल गया, नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए। अच्छा, अब एक मिनट मेरी तरफ देखो जरा, बताओ सब बच्चे, बताओ ईपीएस निकालना होगा तो कैसे चलोगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स तो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब फिर बताओ एमपीएस निकालना होगा तो क्या करोगे? पी रेशियो, और ये देखो इधर, यहां देखो, उस पे पूरी एक कहानी बता रखी है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछली या उसके पहले वाली क्लास में कि अगर डेट इतने से बढ़ा तो पी रेशियो इतना हो जाएगा, याद आ रहा है? वही चीज है, कोई नया पॉइंट नहीं है, सब कराया हुआ है। तो मेरी तरफ देखो, देखो मैं करवाना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्यों ना हम एक वर्किंग नोट बना के पी रेशियो भी फाइनल कर लें। तो एक ही बार शुरू करेंगे तो एक बार ईपीएस निकाल लिया जाएगा, फिर पी रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे इमीडिएटली क्या आ जाएगा? एमपीएस आ जाएगी। समझे? तो मैं बेटा अब फिर से एक वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं जिसमें निकालूंगा पी रेशियो। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छा, अब मेरे साथ साथ काम करोगे सब बच्चे, ऐसे लिख लो ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2। अब मैं पढ़ूंगा मेरे साथ साथ, चलो शुरू करें। अच्छा, अब एकदम फोकस के साथ बेटा, ये पॉइंट थोड़ा सा बस, वर्किंग नोट्स बन गए, अब खाली लगाना लगाना रह जाएगा। अब खाली वही आखिरी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब पूरे एकदम फोकस के साथ ये पढ़ो। देखो इधर पहले मैं बता दूं, यहां से सवाल देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी, क्योंकि बड़ा क्यों होगा, कहानी थोड़े ना लिखेगा, इंफॉर्मेशन देगा। और जितना छोटा क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड, चीजें मिसिंग होंगी। समझ आया? और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 16 to 20 मार्क्स में पूछेंगे, और 16 मार्क का क्वेश्चन मिल जाए और ऐसा हो तो एकदम फिर बात ही पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सही हुआ, बढ़िया नंबर मिलेंगे, पेपर एग्जाम्प्ट हुआ, ग्रुप क्लियर। समझ में आया ना? तो छोड़ना नहीं है, सब कुछ वही चीज जो हमने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा उसने एक ही में दे दिया। अब जरा पढ़ना ये वाली लाइन एकदम ध्यान से देखो। अब मैं दिखाता जाता हूं, देखो यहां लिखा था इनको 10 लाख की व्यवस्था करनी है, यहां लिखा था व्यवस्था हुई कैसे, यहां लिखा था ईपीएस इतना है, और यहां लिखा था कि ईबीआईटी 2 लाख से बढ़ जाएगा। मुझे लगता है इन सभी इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज कर चुके हैं। हो गया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ना। हाँ बेटा, कौन सा ये हो गया ना, द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ईबीआईटी बाई 2 लाख, हो गया ये। अब ये देखो आगे, मुझे बैलेंस शीट दी थी तो बैलेंस शीट से वो पुरानी कैपिटल वगैरह मिल गई, उसको यूज करके कैपिटल निकाल लिया। अच्छा, यहां इनकी रिक्वायरमेंट लिखी है तो अब ले दे के बचता यही पैराग्राफ है। तो अब ध्यान से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलो एक एक लाइन देखो क्या लिखा है, देखिए। हाउएवर द फाइनेंस एडवाइजर इज कंसर्न अबाउट द इफेक्ट that issuing of debt might have on the firm, the average debt ratio of the firm in the industry is 35%। क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं इनको, यहां से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। देखो कह रहे हैं इनको 10 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए पहले इन्होंने सोचा 80%, 8 लाख डिवेंचर से लेके आए, बाकी इक्विटी से। फिर सोचा कि 1 लाख डिवेंचर से लेके आए, बाकी इक्विटी से। तो डेट दोनों में आ रहा है कि नहीं? अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको डर है कि हम लोन लेंगे तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो चेंज हो जाएगा। लोन लेने पे क्या होगा? ठीक है, वही वो बता रहा है। क्या पढ़ना जरा, कह रहा है द एवरेज डेट रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री इज 35%। डेट रेशियो इंडस्ट्री का कितना है? 35%। अच्छा, और ये बेटा आज पढ़ाया ना डेट रेशियो, समझे? डेट रेशियो का मतलब क्या हुआ? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ये इंडस्ट्री का 35% चल रहा है, अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं ही बिलीव्स दैट इफ रेशियो एक्सीडेड, अगर डेट रेशियो 35% से ऊपर गया, पी रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी 7। पी रेशियो कितना हो जाएगा?
बिकॉज ऑफ पोटेंशियली ग्रेटर रिस्क, रिस्क ज्यादा हो जाएगी, लोन ज्यादा लोगे तो रिस्क ज्यादा हो गया ना, लोन पे तो ब्याज देना ही पड़ेगा, कमाओ चाहे मत कमाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये बात इन्होंने बताई, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग प्रयास में हैं पी रेशियो निकालने के। पी रेशियो तब पता चलेगा जब डेट रेशियो निकालोगे। बोलो, डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन डेट प्लस। तो अब आओ निकालते हैं पहले डेट रेशियो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। लिखो इसमें, पहले लिखते हैं डेट, और देखो 15 लाख का डेट तो दोनों में था, पहले में 8 लाख का डेट और ले रहे हैं, दूसरे में 1 लाख का था शायद। तो अगर मैं डेट का टोटल देखूं तो 8, 15 और 8, 23 लाख पहले में, 16 लाख बेटा दूसरे में। ये आ गया टोटल डेट। अच्छा, अब अगर मैं इसी के नीचे लिखूं, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट में अगर मैं लिखूं इक्विटी प्लस डेट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 23 लाख का इक्विटी है, सॉरी डेट है, और इक्विटी कितना है देखो जरा पहले प्लान में। पहले प्लान में कितने का हो रहा है? 21,50,000, ठीक है। दोनों ऐड कर लो बेटा, अरे इधर देखो मेरी तरफ, चलो इसीलिए बेटा आज ही पढ़ा है। इधर देखो फिर से, डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सब बच्चे देखो, और इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड, अब तुम लोग ये छोड़ रहे थे, समझ आया? चलो अब फिर से आओ यहां पे, बताओ इधर देखो, 20, 1, 50, 10 और 50, तो ये दोनों मिलके हो गया 2 लाख और 30 लाख, 32 तो ये हुआ, 32 और 23 55 लाख, बोलो 55 हुआ ना, और यहां भी 55 आएगा, ठीक है। और फालतू ये देखो इधर, इतना मैं फालतू जुड़वा रहा हूं, ये इधर टोटल लगाया ना 55 लाख, स्क्रीन पे देखो वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? ये 2 में, यही तो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग 55 लाख। अब जरा निकालो यहां से सी पॉइंट में डेट रेशियो, अगर डेट है ए और कैपिटल एम्प्लॉयड है बी, तो ए अपॉन बी 41.82, 29.09%। ए बाई बी करना है आपको, डेट रेशियो आ गया, ठीक है, हो गया इतना। चलो अब फिर मेरे साथ साथ फोकस करो, उबना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, हम लोग की डिग्री बड़ी है तो सवाल भी बड़े होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और किसी को नहीं मिलता ऐसे सवालों से पाला, किसी का नहीं पड़ता, हमें लोग का पड़ता है। देखो अब जरा आगे क्या लिखा है, और किसी कंपनी में जाओगे तो ऐसे तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं, एक टाइम पे जाके आपको ही फैसला लेना होगा सब कुछ। देखो अब जरा, मैंने यहां तक आपको पढ़वाया था, यहां तक तो, अब ये देखो यहां भी कुछ लिखा है, इसके आगे ये वाला पढ़ रहा हूं। देखो मैं ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ना चाहता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, देखो समझ में बात आनी चाहिए। यहां क्या लिखा था? फाइनेंस मैनेजर को डर यह है कि इंडस्ट्री का 35% डेट रेशियो चल रहा है, इनका अगर जरा सा इधर उधर हुआ तो पी रेशियो गिर के 7% पे आएगा। और ये देखो इंडस्ट्री का 35 चल रहा है और यहां तो 41 आ गया, 35 से कम है तब तो सही है, 35 को एक्सीड करेगा तो पी रेशियो फ्लक्चुएट होगा। अच्छा अगली बात सुनना, अब देख उसको एक डर और है, ये भी देखो जरा क्या,
इफ फर्म्स इंक्रीजेज इट्स इक्विटी कैपिटल, अगर, कह रहे हैं बेटा, अगर फर्म की इक्विटी बढ़ जाती है, अगर फर्म अपनी इक्विटी बढ़ा लेता है, कितने से? मोर देन 10%, 10% से ज्यादा, कितने से? अच्छा, अब 1 मिनट बस यहीं रुक जाओ। अब मुझको बताओ बेटा, आज की क्लास में सिखाया ना परसेंटेज चेंज इन इक्विटी कैसे निकालोगे, तो इसी से निकाल लेंगे दोनों का पहले। तो जब 10% से ज्यादा जाएगा तो क्या हो रहा होगा देखा जाएगा, ठीक है ना? तो निकाल लिया जाए परसेंटेज चेंज इन इक्विटी। चलो निकालो, इसी में डी पॉइंट में लिखो परसेंटेज चेंज इन इक्विटी। लिखो डी पॉइंट में परसेंटेज, पहले लिखते हैं चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी। सब लोग स्क्रीन पे देखो, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। ये बताओ बेटा, पहले इधर देखना, यही तो है बेटा परसेंटेज चेंज। ध्यान से देखना, ये लिखा है ना परसेंटेज चेंज इन इक्विटी, कैसे आएगा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। क्या एक भी बार इसमें लिखा है कि इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व? तो इसका मतलब इक्विटी का मतलब इक्विटी, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है यार। जब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होता है तब कोई झंझट ही नहीं होती, समझ आया ना? जब इक्विटी लिखा होता है तो इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व, समझ आया? तो इसलिए मैं रिजर्व नहीं देख रहा हूं। अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये बताओ 20 लाख का बेटा शेयर पहले से था, और भी वही वर्किंग नोट तुम लोग बनाया हो, एक का 21,50,000 आ रहा था, एक का कुछ और आ रहा था, तो 20 से 21,50 हो गया, तो 1,50,000 का एक जगह चेंज आया, और दूसरे में भी ऐसे कुछ चेंज आया होगा। ये देखो इधर वर्किंग नोट हम लोगों ने बना रखा था, ये देखो, यहीं से पता चल जाएगा ना। हाँ बेटा, हाँ ये देखो, यही तो है ना, न्यू रिजर्व जितने का बन रहा है चेंज उतने का ही लगभग आ रहा है ना। चलो मैं यहां लिखता हूं, लिखो चेंज इन इक्विटी अगर लिखा जाए तो पहले प्लान में 21,50,000 हो गया 20 लाख से, तो चेंज आया 1,50,000 का, और दूसरे में बेटा 27,20,000 हो गया है 20 लाख से। 27,20,000 हो गया है 20 लाख से, तो चेंज आया 7,20,000 का। कोई बताएगा 2720 कहां से आया? एग्जिस्टिंग प्लस, अच्छा ये हुआ बेटा। अब अगर मैं यहां से निकालूं ई पॉइंट में परसेंटेज चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां चेंज आया 1,50 का, पहले थी 20 लाख इंटू 100, तो 7.5% का चेंज यहां आ रहा है। 7,20,000 पहले थी 20 लाख की इंटू 100, 36% का चेंज यहां आ रहा है, सही है? 36 है ना दूसरा वाला, ठीक है। तो ये तो इतना चेंज आ रहा है। अब देखो उसको डर क्या था, अब यहां से पता चल जाएगा। कह रहा है इफ फर्म इंक्रीजेस इट्स इक्विटी बाई मोर देन 10%, कह रहे हैं अगर इक्विटी 10% से ज्यादा बढ़ी, तो सेकंड वाले में है ना 10 से ज्यादा, है ना बेटा? तो पढ़ो आगे, इक्विटी मोर, ही एक्सपेक्ट्स द पी रेशियो ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज टू 8.5 इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट रेशियो। ये देखो बेटा कैसे फंसाया है। पहले उसने क्या बोला, सब बच्चे फोकस करो,
देखो क्या लिखा था पहले, पहले उसने कहा था इंडस्ट्री का डेट रेशियो 35% चल रहा है, बोला था। फिर कहा था अगर हमारा डेट रेशियो इससे बढ़ा तो पी रेशियो 7% पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, अगर फर्म का इक्विटी 10% से ज्यादा बढ़ा तो पी रेशियो 8.5 पे आ जाएगा। और ये लाइन लिखी है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट रेशियो, मतलब डेट रेशियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर देखो कंफ्यूज कर रहा है, देखना, देखो बेटा, अगर हम ये ना देखें, खाली यहां देखें, तो डेट रेशियो यहां बढ़ गया इंडस्ट्री से ज्यादा, तो उस हिसाब से पी रेशियो, डेट रेशियो यहां बढ़ गया है, और फिर इक्विटी रेशियो यहां बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। चलो बताओ उसने क्या लिखा था, स्क्रीन पे देखते रहो। देखो बेटा, किसी चीज को छोड़ना एकदम आसान है, समझ रहे हो। और वहीं पे अपॉर्चुनिटी है जहां सामने वाले के लिए प्रॉब्लम है। ये सबको सवाल मुश्किल लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो वहीं पे हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है सबसे ज्यादा नंबर लाने की, इसलिए एकदम ध्यान से बताओ। पहले क्या लिखा था, इंडस्ट्री का डेट रेशियो कितना है, 35%। फिर क्या लिखा था, अगर ये इससे बढ़ा तो पी रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो अब मतलब क्या जानते हो, यहां का डेट रेशियो 35 से ज्यादा है कि नहीं है, तो यहां का पी रेशियो 7 है और यहां का 8.5 है, क्योंकि ये इक्विटी 10% से ज्यादा है। वो घुमा के बताने का तरीका है। पहले उसने क्या कहा, डेट रेशियो 35% से ज्यादा जाएगा तो पी रेशियो कितना हो जाएगा, 7, तो वो प्लान 1 में हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इक्विटी 10% से बढ़ेगा तो पी रेशियो कितना हो जाएगा, 8.5, वो प्लान 2 में हो रहा है। तो इनडायरेक्टली उसने दोनों पी रेशियो दे दिए। लिखो उसके नीचे पी रेशियो एफ पॉइंट में, एप्लीकेबल पी रेशियो, एप्लीकेबल पी रेशियो। अब सब कुछ तो निकलवा दिया है मुझे लगता है, अब तो ईपीएस खुद भी निकाल सकते हो। ईबीआईटी कितना है, ठीक है। इंटरेस्ट कितने हैं, 3, इंटरेस्ट 3 है ना। चलो शुरू करते हैं, लिखो अब ये मेन आंसर शुरू हो रहा है। लिखो यहां पे मेन आंसर 1, कंप्यूटेशन ऑफ, ये मेन आंसर है। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। EBIT 9,10,000, आप लोग को किसी एक क्लास में मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होता है, EBIT भी सेम होता है ना। मतलब क्या है, अरे कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट होगा तो कितने का लोग कितना पैसा चाहिए, जैसे इनको 10 लाख चाहिए तो वो 10 लाख फिक्स है ना, वही चाहिए। अब उसको लाने की कंपोजिशन अलग है, और उससे कमाएंगे कितना वो भी निश्चित है, जितना पहले कमाते थे उससे 2 लाख ज्यादा, तो EBIT दोनों में सेम रहेगा ना। अब इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट। अच्छा लेकिन एक सेकंड, स्क्रीन पे देखने के बाद सामने देखिए, सब बच्चे सामने देखो, ये देखो इधर, एक ब्याज यहां जाएगा, एक ब्याज यहां जाएगा, एक ब्याज यहां जाएगा। वी हैव 3 काइंड ऑफ लोन, ठीक है। तो अब ये इसके नीचे लिखो 3 इंटरेस्ट, माइनस करो इंटरेस्ट, एट द रेट 10% लॉन्ग टर्म लोन वाला, इंटरेस्ट एट द रेट 14% डिवेंचर वाला, इंटरेस्ट एट द रेट 8% इररिडीमेबल डिवेंचर वाला।
तो अब देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन तो शायद दोनों में है ना, 15 लाख का 10%, 1,50,000। 14% वाला डिवेंचर पहले प्लान में है, दूसरे में नहीं है, तो इसका पहले में माइनस करो, 1,12,000। 8% वाला डिवेंचर दूसरे में है, 1 लाख का 8%, 8,000। तो ये माइनस करने पे आ जाएगा ईबीटी 648 752। अब यहां से माइनस करो बेटा टैक्स, और हम लोग पढ़ चुके हैं 25% का टैक्स रेट है क्वेश्चन में। कितना आएगा? 162। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 486 564। और इसको बेटा अगर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो तुम लोग को ध्यान हो तो 20,000 शेयर पहले से ही था इनके पास। पहले प्लान में 1,500 शेयर इशू हुआ था, दूसरे में शायद 7,200 ना, 21,500, 27,200। तो ईपीएस आ गया 22.60, 20.74। और इसी के नीचे मैं लिख दूं पीई रेशियो 7 टाइम्स पहला था, 8.5 टाइम्स दूसरा था, मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया मार्केट प्राइस। $158.20। चलो बताओ ईपीएस के बेसिस पे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव 1 या 2? और पी रेशियो एमपीएस के हिसाब से 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब लिख लिया हो तो बताओ। जरा सामने देखिएगा। अब ये देखो, ये पहला सवाल लगा ईपीएस और एमपीएस निकल गया। अब उसने कहा है फाइनेंशियल लेवरेज निकालो। क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। दोनों है अपने पास, फटाफट निकाल दो यही नीचे। अब ये दूसरा आंसर हुआ, फाइनेंशियल लेवरेज बराबर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। पहले वाले का ईबीआईटी है, दोनों का ही है 9,10,000, और अर्निंग बिफोर टैक्स पहले प्लान की है 648 752। लिखो, बाहर चलो, बाहर भी आ रहे हैं, बाहर चलो, बाहर चलो, भी आ रहे हैं। कितना है बेटा? ये डिवाइड करो पहला 1.40, दूसरा
और ये आ गया 1.40 टाइम्स तो ये हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज भी आ गया और ये भी हो गया। तो ये देखो दोनों आंसर आ गए। अब स्क्रीन पे देखो, देखो अब उसने क्या बोला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जरा याद दिलाओ मुझे, दोनों में फर्क क्या है? हाँ बेटा, दोनों में क्या फर्क है? और एडिशनल फंड्स के लिए क्या निकलता था? तो 10 लाख के लिए क्या निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ आया ना? 10 लाख के लिए मार्जिनल और 55 लाख के लिए पूरे क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, और देखो अब यहां से सब बच्चे देखो, तो बताओ ये दो निकलना है ना। अब मेरी बात सुनो, दोनों दो बार निकलना है। वी हैव टू अल्टरनेटिव्स। बताओ, 55 लाख के टू अल्टरनेटिव है ना, और 10 लाख के भी टू अल्टरनेटिव्स हैं। तो अभी हमें दो बार क्या निकालना है? WACC और दो बार मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सुनो ऐसे करता हूं, पहले मैं निकलवा देता हूं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर तो होमवर्क भी हो जाएगा, तब भी कर लोगे। अगर कुछ रह जाएगा तो कर ले जाएंगे तो ठीक है। तो एक काम करो, पहले लिखो ऐसे सब बच्चे। अब ये तीसरा आंसर है, तीसरा आंसर लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल्टरनेटिव 1, जरा याद दिलाना कैसे होता था ये, क्या क्या इसमें लिखते थे हम लोग? पहले क्या लिखते थे? कैपिटल, फिर हाँ उसके बाद वेट, उसके बाद कॉस्ट, फिर वेट इंटू कॉस्ट। क्या निकाल रहे हो, मार्जिनल या वेटेड? तो कितने पे, 55 लाख पे कि 10 लाख पे? 55 लाख पे। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, 10% का लॉन्ग टर्म लोन है, 14% का डिवेंचर है, 8% का इररिडीमेबल डिवेंचर है। अरे जिसमें होगा लिखेंगे, नहीं होगा डैश कर देंगे। सब लिख दिया मैंने, यही तो है ना टूल, जो होगा तो लिख लेंगे। चलो अब एक नजर यहां देख लो, सब तो लिखा रखा है बेटा वर्किंग नोट में, यही तो लिख रहा हूं मैं। ऑल्टरनेटिव 1 वाला बताओ, इक्विटी कितने की है? 2150, दोनों एक ही में लिख देंगे ना। अब क्या नया क्या पुराना? रिजर्व सब एक ही में लिख देंगे। तो लिखो 21,50,000, 10,50,000, 1,50,000, 8 लाख, 15 लाख डैश। तो अगर इसका हम लोग वेट निकालें, टोटल 1 है तो ये आ गया 0.3909, 1909, 2727, 1459। वेट कैसे निकल रहा है? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, हम ऐसे निकाल ले बेटा, 21,50,000 55 लाख का कितने परसेंट है? तो परसेंट में नहीं, डेसिमल में लिख रहे हैं। परसेंट में लिखोगे तो 100 आएगा। अब ये देखो इधर, ये कॉस्ट अभी वर्किंग नोट बना के निकालेंगे, फिर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहां लिख के जोड़ लेना, यही हो जाएगा केओ। मैं नीचे बढ़ रहा हूं आगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आपको केओ मिल जाएगा। व्हाट इज केओ? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो दूसरा, ये ऑल्टरनेटिव 1 था। अब नीचे और लिखो ऑल्टरनेटिव 2।
कैपिटल, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट। लिखा वही सब जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 10% लॉन्ग टर्म लोन, 14% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 27,20,000। रिजर्व कितना? 1180। लॉन्ग टर्म तो वही रहेगा 15 लाख का। और इसमें ये नहीं है इररिडीमेबल वाला, है 1 लाख का। वेट निकाल लो, 0.4945, 2145, 2727, 182। अब अभी कॉस्ट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा दैट इज योर केओ। चलो अब ये कॉस्ट अभी निकाल लेंगे, आगे लिखिए जरा। बेटा अगला, अब और निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कितनी बार निकलेगी? 1 बार कि 2 बार? ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका छूटा है बेटा, लेक्चर्स मैंने अभी ग्रुप पे शेयर कर दिया है, देखो ठीक है। उसमें से आराम से जब टाइम मिले इसको धीरे धीरे कवर कर सकते हो। लिखो अब इसमें क्या क्या लिखे बताओ। पहले कैपिटल, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद वेट, उसके बाद कॉस्ट, फिर वेट इनटू कॉस्ट। कैपिटल, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट। चलो अब यहां देखते हैं, जरा बताओ ये मार्जिनल किस पे निकलेगा? 55 लाख पे या 10 लाख पे? 10 लाख पे ना। तो अब आइए लिखते हैं, अब यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, 14% डिवेंचर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 8% इररिडीमेबल डिवेंचर। तो अभी वर्किंग नोट में निकाला था 1,50,000 का इक्विटी, 50,000 का रिजर्व और बाकी के 8 लाख ये लोग लाए थे डिवेंचर से। टोटल हो गया 10 लाख। 7,20,000 का इक्विटी, 180 का रिजर्व, 9 लाख लाए थे ये लोग और 1 लाख का हो गया ये। तो टोटल आ गया 10 लाख। प्रपोर्शन निकाल लो, 0.15, 0.05, 0.80, 0.72, 0.18, 0.10।
अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के थर्ड वाले में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। रखें? अच्छा, किसके किसके निकलेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। डिवेंचर दो टाइप के हैं, कौन कौन सा? रिडीमेबल, फिर एक लॉन्ग टर्म लोन है और इक्विटी है। चलो शुरू करते हैं, आइए। अब ये बेटा इधर देखो, ये तीसरा मेन आंसर है, ये तीसरा वाला मेन आंसर है, और उसके लिए ये वर्किंग नोट है। अब यहां बनने जा रहा है वर्किंग नोट। पहले कितने बने हैं देखो जरा, 4 बने हैं, ये 5वां होगा। लिखो वर्किंग नोट नंबर 5।